खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज 16 तारीख है फरवरी की 2025 की, इतवार का दिन है और उम्मीद है कि आप घर में आज छुट्टी बना रहे होंगे और हम आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं खबर तह तक लेकर। सलाम जेके मॉर्निंग शो में हम कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएं, मुल्की सतह की बात भी आपके सामने रखें और बिलौकामी सतह के जो अहम तरीन मौज़ूआत इस वक्त होते हैं उन पर भी हमारी नज़र रहती है और हम कोशिश करते हैं कि आपको हर पल खबर तह तक बताई जाए। न सिर्फ खबर हो बल्कि तज़िया तबसरा हो और आपकी आवाज़ को शामिल प्रोग्राम किया जाए। और ये वक्त होता है जब हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं, 9:45 पर आपकी और हमारी गुफ्तगू होती है, मसाइल मामलात आप हुकूमत की नज़र करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ मामलात को सुने और मसले का हल निकले। ताई फॉर्मेट के हिसाब से आज भी प्रोग्राम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह की तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कूप और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर आप पल पल अपडेट रहेंगे हालात वाक़ात के साथ। और वहां पर इनबॉक्स में आकर और मेल पर आकर आप हमारे साथ जो बात रखते हैं, जिस तरीके की अपनी आवाज़ रखते हैं और हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी आरा रखते हैं, उससे हमें मजबूती मिलती है कि मज़ीद हम आपके सामने हर दिन मजबूती के साथ आए, प्रोग्रामों को लेकर आए और जो खामियां कोताहियों की निशानदेही आप करते हैं उन्हें हम दुरुस्त करने की हर दिन कोशिश करते हैं। हम कितना कामयाब इसमें हो रहे हैं इस पर आप ज़रूर अपनी बात आज भी रखिएगा। और प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट पहले पड़ाव पर आते हैं और आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे आज तवारीख के पन्नों में क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे और उसके बाद नई दिल्ली चलेंगे जहां से दारुल हुकूमत से बड़ी खबर आई है। 15 से ज़्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, लेकिन उस खबर पर आने से पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इतवार का दिन है, 16 फरवरी की तारीख है। बड़ा बुरा दिन आप कहें भारत के लिए। शुरुआत जिस तरीके से सुबह सुबह हुई है, थोड़ी देर में मुकम्मल तफसीलात उस खबर के हवाले से आपके सामने रखते हैं। लेकिन माजी में भी कुछ वाक़यात रोडमा हुए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ शख्सियात आई, कुछ चली गई और हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखेंगे। 1969 में आज ही के दिन मिर्ज़ा गालिब की 100वीं बरसी के मौके पर डाक टिकट जारी करने का सरकारी तौर पर ऐलान हुआ था और यह सिलसिला शुरू हुआ था 1969 दिन आज का था। 1982 में कोलकाता में पहली मरतबा जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। 2006 दिन आज का फलस्तीनी तंजीम हमास ने इस्माइल हानिया को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने का बाकायदा ऐलान किया। और पिछले साल आप सबको याद होगा कि सितंबर की 31 तारीख को वो शहीद हुए एक हमले में। एक तवील मुद्दत तक, तकरीबन 32 बरसों तक वो हमास के सरबराह के तौर पर काम करते रहे। साल था 1945 दिन आज का, जब वेनेजुएला का जर्मनी के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान हुआ और ये दूसरी जंग अजीम का वो पड़ाव था जिसके बाद बैक टू बैक हमले हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकन फोर्सेस ने और एक तबाही मची जापान के अंदर। 1959 दिन आज का, क्यूबा में आज ही के दिन इनकलाबी रहनुमा फेडरल कास्त्रो महज 32 साल की उम्र में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। 2013 में पाकिस्तान के हजारा कस्बे में एक बाजार में बम धमाका हुआ, 84 अफराद की मौत आज ही के दिन हुई और इस अफसोसनाक वाक़े को, इस सान्हे को आज भी याद किया जा रहा है। फरवरी की 16वीं तारीख 1878 दिन आज का, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज ही के दिन सेलो डॉलर सिक्का मुतारिफ कराया गया 1878 में और बाद में करेंसी का ये हिस्सा तकरीबन 46 वर्षों तक रहा जब तक करेंसी दोबारा तब्दील हुई। 1927 दिन आज का, जब आज ही के दिन यूएसए ने तुर्की से दोबारा सिफारती रवाबित बहाल करने का ऐलान किया तकरीबन 100 बरस कबल। 1681 शिवाजी के बेटे संभाजी की रायगढ़ किले में आज के दिन ताजपोशी हुई थी। दिन 16 फरवरी का था, तारीख 1681 की थी। आज ही का दिन था जब 1901 में मशहूर माहिर तालीम महादेव गोविंद राणा जी का इंतकाल हुआ। उनकी अदबी खिदमात को आज पूरे मुल्क के अंदर याद किया जा रहा है और हिंदी, उर्दू और कहा जाता है कि दोनों ज़बानों के लिए काम करने वाले जो बहुत कम शख्सियात हैं उनमें मशहूर माहिर तालीम महादेव का नाम भी है। 1914 में आज ही के दिन लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के दरमियान पहले तैयारे ने परवाज भरी तकरीबन 111 बरस कबल अमेरिका के अंदर ये आज के दिन डेवलपमेंट हुई। और 1955 में आज के दिन
खड़गवासला में बाकायदा तौर पर डिफेंस एकेडमी शुरू हुई, जो आज भी काम करती है, एक तवील मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रही है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाक़यात थे, लेकिन ये माजी के वाक़यात थी। ज़रा हाल की बात करते हैं और आज के दिन की शुरुआत आप देखेंगे। प्रोग्राम की पहली खबर जो आज प्रोग्राम की है, 16 फरवरी के वाक़यात को हम गिन रहे थे। तो जब जब 16 तारीख को या 15 तारीख को याद किया जाएगा या दरमियानी शब के वाक़यात को लिखा जाएगा, तो एक अफसोसनाक वाक़या भी उस फहरिस्त में दर्ज हो गया है जहां पर अमवात हुई हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली आपको लिए चलते हैं। एक अफसोसनाक वाक़े की इतलात मौसूल हुई और अब से कुछ देर पहले कंफर्मेशन भी मुकम्मल तौर पर 1.5 दर्जन से ज्यादा अमवात इशफाक अभी तक हो चुकी हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा कि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के अंदर जाने की तैयारियों में पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अरेंजमेंट्स को इन प्रॉपर प्लेस रखने की बातें भी हो रही थी। ताहम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक बुरी खबर सुबह सुबह खुलते ही सामने आई, जहां पर भगदड़ की वजह से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल है। और इस दौरान इतलात और खबर यह है कि अब भगदड़ में मरने वालों की तादाद 18 हो गई है और प्लेटफॉर्म पर गाड़ी तब्दील हुई, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 14 या 14 से 16 तक जब ये अनाउंसमेंट्स होती है, जो रेगुलर एक सिस्टम है गाड़ियों का, जब लेट होती है तो वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है गाड़ियां, तो वो अनाउंसमेंट होने के बाद सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट हो गई है। और यहां पर जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि भगदड़ हुई कि गाड़ी में सबसे पहले बैठेगा कौन, चाहे उसके पास टिकट है नहीं है। और उस भगदड़ की वजह से अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुल्क के वजीर आजम की तरफ से भी इस दर्दनाक सानिया पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया गया है और यह साफ किया है कि जिस तरीके से भगदड़ मची है, इसमें जो मरने वाले लोग हैं उनके अहल खाना के साथ वजीर आजम ने जहां इजहार ताज़ियत किया है, वहीं पर उम्मीद जाहिर की है कि अरेंजमेंट्स को और इन डेप्थ और एलॉबरेट किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की वारदातें ना हो। दूसरी तरफ से मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने आला सतही कमेटी को तश्कील दे दिया है जो इस पूरे मामले की तहकीकात करे। फिलहाल इब्तिदाई खबर यह है कि 18 लोगों की मौत हुई है और इसमें कुछ बच्चे और महिलाएं, ख्वातीन भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी रेलवे इस इंसिडेंट्स की निगरानी करेंगे कि प्लेटफॉर्म 14 से जो डिले गाड़ी आई है वो 12-13 पर कैसे चली गई और फिर जो टिकट्स देने का सिलसिला था वो इस कदर क्यों उमड़ पड़ा। वहां पर एक तवील बहस है जिस पर आज गुफ्तगू होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आ रहे थे कि ट्रेन के अंदर किस तरीके से जबरदस्ती लोग घुस रहे थे, शीशे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई कि जिनकी रिजर्वेशन है उन्हें भी सीटें नहीं मिल रही थी। तो इन तमाम मामलों के बीच आज इंतहाई अहम तरीन और दर्दनाक वारदात हुई है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर नई दिल्ली और नई दिल्ली से लेकर मुल्क भर के अंदर इस वक्त गम की लहर है, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से इनका ताल्लुक है। जहाँ उत्तर प्रदेश से, जहाँ गुजरात से कुछ लोगों का ताल्लुक है, वहीं पर बिहार से कुछ लोगों का ताल्लुक है, कुछ लोगों और भी रियासतों से कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक है। ताहम अभी शिनाख्त होना बाकी है। तमाम मामला जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगरचे हालात पर काबू कर लिया गया है, ताहम सूरत हाल यही है कि अब तक दर्जनों लोगों की मौत हुई है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 के करीब लोगों की मौत अब तक इस दर्दनाक हादसे में हो चुकी है। जहां पर जांच अब तक शुरू की गई है सरकार की तरफ से, साथ साथ मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को, उनके अहले खाना को 10-10 लाख रुपए और जो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हैं, उनको 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है और जो मामूली जख्मी हुए हैं उनको भी 1-1 लाख रुपए सरकार मदद का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली चलते हैं, संदीप गोयल हमारे साथ हैं। संदीप, और क्या ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे देखने वालों को आप बताइएगा कि असल में हादसे के पीछे के कारण, क्या ये जो कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पर प्लेटफॉर्म चेंज करने को कहा गया, क्या ये सही है? और जो 18 के आसपास लोगों की अभी तक मौत हुई है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है अभी तक की जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आखिर लापरवाही कौन किसकी है और कौन जिम्मेदारी लेगा। सबसे बड़ी बात कि आखिर जब प्रशासन को ये समझ में आ रहा था पिछले दिनों से लगातार रेलवे विभाग को कि आखिर रेलवे में लगातार जो प्रयागराज पहुंचने वाले हैं उनकी भीड़ बढ़ रही है और हम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे थे कि कैसे वहां पर लोग उनके शीशों को तोड़ रहे थे, यानी कि लोग चाहते थे कि
जो रेल है वो और ज्यादा उनकी संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन कल जब रात का समय 9:30 बजे का था, तो ऐसे में जो यात्री थे जो प्रयागराज जाने वाले थे, उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा, दिल्ली और बिहार के लोग जो है सबसे ज्यादा शामिल थे। उसमें जी 90% जो वहां पर भीड़ थी उसमें प्रयागराज जाने वाले थे, 10% जो थे वो अलग दूसरे राज्यों को जाने वाले लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही नजर आई है वो अब तक की है। उसमें जो है 3 ट्रेनें जो चल रही थी उस दौरान प्रयागराज जाने के लिए, उसमें तीनों ही देरी से चल रही थी। और वहां पर जो कंफर्म टिकट लेकर जो यात्री थे, उसके बाद जो जनरल टिकट वहां पर लोग ले रहे थे, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो बिना टिकट के सफर करने के लिए वहां पर पहुंचे। और जब वो ट्रेनों में चढ़ने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आनी थी, उसकी अनाउंसमेंट 9:30 बजे करीब जो है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए होती है। और फिर वहां पर एकदम अचानक से भगदड़ इस तरह से बढ़ भागती है कि फिर वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आते हैं और 1 घंटे तक लगातार लोग उस भगदड़ में दबे रहते हैं। तो यानी कि जो आंकड़ा अभी 18 बताया जा रहा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और जो लोग वहां पर जो परिदर्शी थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया और ये समझ में आया कि वहां पर जो लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, और सीढ़ियों से जैसे ही अनाउंसमेंट होती है 9:30 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस वे आने की, तो वहां पर सीढ़ियों से लोग जो है नीचे गिरते हुए दबते हुए जो नीचे पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसके आगे अच्छा भी लोग संदीप, जो है अब पटरियों ये को भी क्रॉस खबर आ करके। रही है कि अब ये जो रश बढ़ा है, और स्पेशली हम देख रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा रश रहता है प्रयागराज जाने के लिए। यहाँ से महाकुंभ का टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहा है, जितना जितना वो ख़त्म हो रहा है उतने ज़्यादा लोग जाने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन अब खबर ये है कि एडिशनल ट्रेनें चलाने का फैसला नई दिल्ली से लिया गया है, जो रेलवे मिनिस्टर की तरफ से थोड़ी देर पहले कहा गया कि क्या वो शेड्यूल कर दी गई हैं कि जो रश पड़ा हुआ है इसको खाली किया जाए। और अब क्या व्यवस्था और है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म पर कोई काम चल रहा था जिसकी वजह से ये मजीद कंफ्यूजन वहां पर पैदा हुआ, और जो रास्ता था, जो सीढ़ी थी जाने की, वहां पर उतनी जगह ही नहीं बची थी काम की वजह से। देखिए, कई बातें अब जो है लगातार निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि रेल मंत्री की ओर से जो है जांच की बात तो कही जा रही है कि आखिर किसकी लापरवाही रही है, उस पर जांच की जाएगी। लेकिन सवाल भाई कि आखिर इतने ज्यादा लोग जब मर चुके हैं तो उसके बाद अब जांच की प्रशासन आखिर जो करेगा उसमें क्या निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी तो फिर रेल के इंतजामात क्यों सही से नहीं थे और रेल क्यों नहीं बढ़ाई जा रही थी, इसकी मांग पिछले दिनों से भी की जा रही थी। प्रशासन ये पिछले दिनों से लगातार समझ रहा था कि जो कंफर्मेशन जो टिकट वालों की हो रही है तो उसमें और ज्यादा जनरल टिकट आखिर क्यों काटी जा रही थी। कल भी जब लोग इतने ज्यादा बढ़ चुके थे और पुलिस जो है लोगों से कहती हुई नजर आई कि अगर आपको बचना है तो फिर आप वापस लौट जाइए, उसके तो संदीप, बावजूद वहां क्या पर क्या ऐसी क्यों फाइनली व्यवस्थाएं अब नहीं जो की गई। जिन लोग जो मृत्यु जो लोग मारे गए हैं भगदड़ की वजह से, क्या उनकी फाइनल शिनाख्तें हो गई हैं और क्या उनकी लाशें वापस भेजी जा रही हैं, या क्रिमेशन दिल्ली के अंदर ही होगा? तो क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं लोकल लेवल पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पहले जो है रेलवे विभाग की ओर से इन बातों को छिपाने का प्रयास किया गया था और बार बार ये कहा जा रहा था कि अफवाह ना फैलाएं। लेकिन उसके बावजूद जब दिल्ली में ये बातें निकलकर सामने आई, लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंचे, तो अस्पताल की ओर से कहा गया कि करीब 18 ऐसे लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी भी जो है कांग्रेस और अन्य पार्टियों की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सरकार क्यों जो है आंकड़े को छुपाने का काम कर रही है। और जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो परिजन है वो मिल नहीं पा रहे हैं, यानी कि चलिए, अभी ये बहुत बहुत मौतों का शुक्रिया आंकड़ा संदीप जो है हमारे बढ़ साथ ज्वाइन सकता है। करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि भगदड़ मची और प्रयागराज जाने जहां महाकुंभ चल रहा है वहां पर हजारों और लाखों लोगों की तादाद होती है, हर दिन वहां लोग जा रहे हैं और करोड़ों के लोग अभी तक वहां पहुंच चुके हैं। और इस सिलसिले को जो सिस्टम है वो इन प्लेस पहले ही कर दिया गया था, लेकिन कल भगदड़ हुई है क्योंकि बैक टू बैक 3 से 4 ट्रेनें डिले हो गई, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा रश हुआ। और फिर जब प्लेटफॉर्म चेंज होने की अनाउंसमेंट हुई, उससे सबसे ज्यादा क्योस मचा है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है, लेकिन 18 लोगों की मौत की तस्दीक अभी तक अस्पताल जराया की तरफ से कर दी गई है। ये तो थी बात जनाब दिल्ली की, लेकिन दिल्ली के अंदर आ रहा है मेहमान, और मेहमान भी आ रहे हैं कतर से। जी आसिफ, बिल्कुल मुकम्मल तफसीलात इस खबर के हवाले से रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना, फौरन लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि दारुल हुकूमत दिल्ली और साथ साथ दीगर हिस्सों पर भी सबकी नजरें हैं, बैनुल अक़वामी और उसके बाद सीधा मकामी सतह की खबरें। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जी में आपका इस्तकबाल। सीधा खबरों पर जरा दोबारा चलेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह की चंद मालूमात या खबरें आपके सामने रखें और बात जरा भारत और कतर के ताल्लुकात की बात कर लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म का हाल ही में कतर दौरा हुआ था, लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है कि कतर के अमीर भी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। कल और परसों यानी दौरे की शुरुआत कल हो जाएगी, फिर 18 तारीख को भी उनने यहाँ पर रहना है। 17 और 18 फरवरी को भारत दौरे में, जहां पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा और राष्ट्रपति भवन जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो दारुल हुकूमत में राष्ट्रपति भवन के अंदर रस्मी तौर उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। 17 और 18 फरवरी को कतर के अमीर तमीम अहमद बिन अल थानी, जो कि दौरे पर उस वक्त आ रहे हैं जब वज़ीर आज़म की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जब वो कतर गए थे तो उनकी जानिब से सरकारी दौरे पर वो आए, दावत दी गई थी और उस दावत को उन्होंने कबूल किया है। दो तरफा बातचीत का भी इम्कान है, इस तरह की खबरें हैं, लेकिन ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कतर का जो किरदार खुसूसी तौर पर या सालसी में या सीज़ फायर तक बात पहुँचाने में रहा है, उन सारी चीज़ों को, फिर कुवैत का जो किरदार रहा है मुख्तलिफ मालिक में, लेकिन कतर उन ममालिक में है जिसने मुख्तलिफ मालिक को जोड़ने का काम किया है और कलीदी किरदार जंग ज़दा इलाकों के अंदर अमन व अमान की बहाली में रहा है। तो कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल सानी जो कि कल भारत पहुंचेंगे और कल बाद दोपहर उनका इस्तकबाल दिल्ली के अंदर होगा। खबर यह भी है कि उनके साथ एक आला सतही डेलीगेशन दारुल हुकूमत पहुंचेगा, सीनियर अफसरान होंगे जिसमें कतर के वुज़रा भी शामिल होंगे और भारत और कतर के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तामीर व तरक्की और शोबों की बेहतरी में कामकाज के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में भी मार्च का महीना था जब वो भारत आए थे। उसके बाद अगरचे तकरीबन 7-8 बरसों में बीच में वो हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन भारत और कतर के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे। मजबूती देने के लिए आप सबको याद होगा कि 2 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म का कतर का दौरा हुआ था और उसके बाद जो वहाँ पर गुफ्तो शनीद हुई थी, दावत दी गई थी कतर के अमीर को, वो दौरा अब वो भारत आ रहे हैं, उस दावत को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और इतलात के मुताबिक न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि सदर हिंद, नाइब सदर और दीगर कई अहम शख्सियात से हैदराबाद हाउस दिल्ली में उनकी मुलाकात भी 17 और 18 फरवरी शाम को कतरी डेलीगेशन जो है वो सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा के पास जाएंगे, उनके साथ मुलाकात होगी और रात का डिनर भी वहीं पर होगा। इस तरीके का अरेंजमेंट जो कर दिया गया और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी इनकी मुलाकात तय पाई गई है। ये तो थी बात मेहमान की जो कतर से नई दिल्ली के लिए 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन ज़रा बात लंदन की करते हैं, क्योंकि लंदन के अंदर सूरत हाल तब्दील हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों पर एहतजाज हो रहा शुरू हो गया है। जहां कल हमने आपको बताया कि दुनिया के बड़े अखबारों के अंदर समूनी ताकतों से वाबस्ता बड़ी अंजुमनों ने अपने इश्तिहारात चस्पा किए थे, वहीं पर ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ हजारों लोगों ने लंदन में कल एहतजाजी मार्च निकाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का जो फ़लस्तीन को लेकर प्लान है, जिसमें फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर निकालने का मंसूबा है, उन्हें किसी दूसरे मुल्क में बसाने की बात हो रही है, गजा पट्टी और दीगर इलाकों को ख़रीदने और कंट्रोल में करने की बात हो रही है, उसको लेकर जहाँ मुस्लिम दुनिया के अंदर एहतजाज तो है ही, लेकिन अब लंदन के अंदर भी कल मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से एहतजाजी मार्च किया गया और ये साफ कर दिया गया कि अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज जो शुरू हो रहे हैं, ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की उस सख्तगीर पॉलिसी का हिस्सा है जो सख्तगीर पॉलिसी उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ शुरू कर दी और स्पेशली जो फ़लस्तीन और इजराइल के अंदर सूरत हाल बनी हुई है उसको देखते हुए जो मौक़िफ़ अमेरिका का है कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाए, उन्हें बेयार मददगार छोड़ा जाए और इजरायली जारियत को दवाम बख्शा जाए, उन्हें मजबूती वहाँ पर दी जाए, उसको देखते हुए ये एहतजाज जो है वो लंदन के अंदर हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबों से वाबस्ता लोगों ने कल शिरकत भी की है और इन एहतजाजों को तब तक जारी रखने का फैसला ले लिया गया है जब तक बाज़ाब्ता तौर पर आलमी इदारों को फ़लस्तीन के अंदर, गजा पट्टी के अंदर दोबारा से काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लंदन के अंदर तकरीबन 3.5 घंटे तक यह एहतजाजी मार्च देखने को मिला है, जिसे दुनिया भर के मीडिया ने कल कवर कर लिया है। ये तो थी बात लंदन में, जहां अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे हुए, अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज हुआ, लेकिन ज़रा बात करते हैं सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ की, क्योंकि एक मंसूबा उनकी तरफ से सामने रखा गया है और मंसूबा सामने आने के बाद जहां मुस्लिम ब्लॉक के अंदर भी चिमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं, वहीं पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्या
अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होने की कोई राह तो नहीं खुल रही है, क्योंकि बयान ही कुछ इस तरीके से आया है जिसके मुताबिक सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने गजा के लिए मार्शल प्लान की तजवीज़ दे दी है। अब इस मार्शल प्लान को आप जरा खोलिएगा तो खंगालिएगा, पता लगेगा कि ये मार्शल प्लान किस तरीके का था और क्या ये गजा पट्टी के लिए फिट बैठता है या नहीं। यही वजह है कि मुख्तलिफ नुकात और मुख्तलिफ सियासी मुबस्सिरीन ये मानते हैं कि ये दरअसल उस प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है जो अक्कासी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी। सऊदी अरब गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और शहजादा अफजल ने गजा के लोगों की बेदखली के ट्रंप के प्लान को एक तरफ से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, कहा कि यह काबिल कबूल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ से साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने गजा के लिए अमरीकी सरबराह को एक नया प्लान भी पेश किया और ये नया प्लान जो है ये मार्शल प्लान की तजवीज़ दे दी गई है। साबिक इंटेलिजेंस चीफ का मानना है कि अमरीका दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप के लिए मंजूर किए जाने वाले मार्शल प्लान को गजा के लिए भी नाफिज कर सकता है। यानी जो वर्ल्ड वॉर 2 में प्लान एग्जीक्यूट किया गया था उसी प्लान को आप गजा के लिए भी नाफिज कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका पूरे खित्ते की तामीर नौ करे और गजा पट्टी को अकेला छोड़ दे। इतना ही नहीं इस प्लान में है, बल्कि यहां तक भी कहा गया कि वहां के लोग अमन और सुकून के साथ रह सके, इसलिए इस मास्टर प्लान पर और मार्शल प्लान पर काम सख्ती के साथ होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब माजी में आप देखते हैं जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वेस्टमेंट्स की है वो वहीं पर बाद में रहे, उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया गया। और इस तरीके से जो गजा पट्टी का छोटा सा इलाका होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द जो गजा है और दीगर इलाका है वहां पर अमेरिकी अपनी इन्वेस्टमेंट करके रुक सकते हैं। यही वजह है कि इस प्लान को सियासी मुबस्सिरीन मान रहे हैं कि यह प्लान आज के दिन में फिट बैठ ही नहीं सकता है। दरअसल यह उस बात की अक्कासी है जो डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता दिनों कह चुके थे कि साल 2025 में अमेरिका और सऊदी अरब के दायरा और मजीद मजबूत हो सकता है और वलीअहद को इस मंसूबे पर काम करने के लिए आमादा किया जा सकता है कि फ़लस्तीनियों को बाहर किया जाए। उसके बदले ये जो नया प्लान इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से सामने रखा गया, कहा गया कि यह सिर्फ अल्फाजों की हेरा फेरी है, रेस्ट वन एंड द सेम थिंग है। ये इस तरीके से सियासी मुबस्सिरीन मान रहे हैं। बहरहाल खबर क्या है हमने आपके सामने रख दी कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने गजा के लिए नया प्लान दिया और वो नया प्लान है मार्शल प्लान, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूज किया गया था। और अब आप जरा गूगल कीजिएगा और दीगर साइट्स पर जाकर इसको सर्च कीजिएगा और बताइएगा हमें भी कि क्या आज के दिन में इस प्लान को एग्जीक्यूट करके आप किसी की सालमियत को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। मुझे इंतजार रहेगा, हमारी राब्ता साइट पर जरूर इस पर तहरीर कीजिएगा। चलिए इससे पहले मकामी खबरों की तरफ आए, आपके सामने जरा एक और खबर रखते चलें और वो खबर है उन लोगों के हवाले से जो सऊदी अरब से निकाले जा रहे हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स का टैग लगा, गैर कानूनी तारिकीन वतन कह दिया गया, लेकिन जो हिंदुस्तानी लोग शामिल थे। 2 परवाजें आ चुकी हैं, तीसरी परवाज आ जाएगी, इस तरह की खबरें अभी तक मौसूल हो रही हैं। लेकिन जो अभी तक तफसीलात हैं, जो दूसरी परवाज वापस हिंदुस्तान पहुंची है उसमें जम्मू कश्मीर का एक शहरी भी शामिल और कुल मिलाकर 120 लोग अमेरिका से जो गुज़श्ता रोज गैर कानूनी तौर पर मुकीम 120 भारतीय शहरी थी, उनको लेकर यह परवाज अमृतसर पहुंची है। इन शहरियों को मुल्क बदर किया गया है जो खुसूसी परवाज के जरिए वापस भारत पहुंचे हैं, इसकी तस्दीक सरकारी सतह पर कर दी गई है। 120 लोग खबरों के मुताबिक इमिग्रेशन क्रैकडाउन के तहत निकाले गए। 120 में जम्मू कश्मीर का एक शहरी शामिल है और बाकी लोग जो हैं 5 फरवरी को आपको याद होगा जो पहला काफिला आया था उसमें 104 लोग शामिल थे। पहला ये तैयारा था जो अमेरिका से यहां पर पहुंचा था C-17 और ये जो दूसरी परवाज आई है इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब के सबसे ज्यादा शहरी और खबरों के मुताबिक कि सिर्फ अभी तक जो 2 परवाजें आई हैं 100+ लोग इसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उसमें पंजाब के हैं। यही वजह है कि भगवत मान भी नजर आए जिनके मुताबिक कि हुकूमत की जानिब से या अमेरिका की जानिब से बिलखुसूस पंजाबियों को ये एक बदनाम करने की साजिश है। और अमृतसर ये जो सारे लोग आ रहे हैं इनमें मुतअद्दिद लोग चूंकि पंजाब के हैं
तो वो जो एक किस्म का टैग लगाने की कोशिश है, इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो ये 120 लोग पहुंचे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर का, एक मध्य प्रदेश का और बाकी शहरी जो हैं सबसे ज्यादा पंजाब के। और खबर ये है आज भी एक और फ्लाइट 157 लोगों को लेकर आज तीसरी परवाज शाम 10 बजे तक वापस अमृतसर पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर 5 फरवरी को 120, देर रात गए 5 फरवरी को 104, देर रात गए 120 लोग वापस आ चुके हैं, यानी 225 लोग अभी तक वापस आए। और 157 को लेकर एक और तैयारा रेडी है जो आज शाम गालिबन पहुंच जाएगा। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक की जा रही है। अमृतसर हवाई अड्डे पर ये सारे लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद इनको अपने अहले खाना के हवाले यहां पर किया जा रहा है। चलिए जनाब, ये तो थी बात उनकी जिन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका लगातार अपनी माशियत को मजबूत और सूरत हाल को पर काबू करना, और पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप अपने उस बड़े ऐलान पर काम कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव के दौरान किया था कि इलीगल माइग्रेंट्स जितने भी है जो गैर कानूनी तौर पर ज़मीनी रास्ते से, समंदरी रास्ते से अमेरिका आ रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें बाहर निकाला जाए। जो लोग एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हैं वो आज भी वहां काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के लोग वहां आज के दिन में भी काम कर रहे हैं। देखने को मिला है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि सरहद पार भी ये शदीद झटके महसूस किए गए। और इतलात ये है कि मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर 4.5 शिद्दत वाला जलजला महसूस किया गया। अगरचे ये जलजले की शिद्दत 4.5 थी और सोबा कश्मीर में सबसे ज्यादा देखने को मिला, लेकिन कश्तवाड़ समेत डोडा, भद्रवा, रजौरी, पुंछ के अंदर भी इसके झटके महसूस किए गए। और फौरन बाद आफ्टर शॉक्स यानी दोबारा से जो हल्के हल्के झटके आते हैं, 1-2 झटके महसूस किए गए हैं। इब्तदाई खबरों के मुताबिक सोबा कश्मीर और सोबा जम्मू के अंदर जहां जहां पर ये झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.5 रेक्टर पैमाने पर रिकॉर्ड की गई थी, किसी भी जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई भी इत्तला नहीं है। ताहम सरहद पार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जानें चली गई हैं और भगदड़ की वजह से वहां पर यह सूरत हाल बनी हुई है। तो फिलहाल जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 4.5 ये शिद्दत का जलजिला था और इसका मरकज पाकिस्तान था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी 4.5 है, लेकिन शिद्दत ज्यादा थी। और जम्मू कश्मीर आते आते सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी हुई, झटके जरूर महसूस किए गए, लोग खौफजदा भी हुए, कई मकामात पर लोग बाहर भी आए। लेकिन जब आफ्टर शॉक्स आए तो उससे बहुत सारे लोगों की नींद टूटी क्योंकि रात का वक्त था। और अभी सुबह सुबह हमारे पास इत्तला है सोबा कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर जहां जहां पर ये जलजले के झटके महसूस किए गए थे, कहीं पर भी किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला महसूस नहीं हुई है। 11:18, 19 और 20 मिनट पर जलजले के हल्के झटकों की इतलात पीर पंचाल बेल्ट से भी मौसूल हुई, चिनाब वादी से भी। और चूंकि कश्मीर में ज्यादा असर देखा गया, कुछ एक जगहों पर लोग अफरा तफरी में घरों से बाहर निकले, लेकिन अच्छी खबर जो अभी कंफर्म हुआ कि किसी तरह का नुकसान किसी भी इलाके में शुमाली बेल्ट के अंदर नहीं हुआ है। ये तो एक तरफ की खबरें, लेकिन अब जरा कुछ ऐसे मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। कल भी 2 मुख्तलिफ इलाकों से आपको खबरें बताई थी कि सूरत हाल मुस्तकबिल में क्या बन सकती है और जो खदशात इस वक्त महकमा मौसमियात ने जाहिर किए। पिछले दिनों सोरम लोटस साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, जिस चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहे थे, कुछ चीज़ें साथ साथ सही या सच साबित होना शुरू हो गई हैं। मौसमियाती तब्दीली या फिर ग्लोबल वार्मिंग का भी आप असर कह सकते हैं। खित्ता बुरी तरह मुतासिर ना होगा बल्कि हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल बन रही है जो हम बार बार इसी प्रोग्राम में कई रिपोर्ट्स के जरिए आपको बता चुके हैं कि इलाकों के अंदर बिलखुसूस इस सरमा के दौरान भी तकरीबन 80 से 83% बारिशों की कमी का नतीजा यह है कि कई एक इलाकों में पानी की शदीद कमी का एहसास लोगों को होने लगा है और ये सूरत हाल रफ्ता रफ्ता और भी खतरनाक होती चली जा रही है। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से इस वक्त की खबर ये है कि चश्मे सूख रहे हैं। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि त्राल के अंदर हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और खबर बताई थी कि चश्मा सूखा है और जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत हो रही है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में खुशहाली और ज़्यादा खदशा इख्तियार कर चुकी है। और अच्छा बल से इतलात और खबर ये है कि अच्छा बल का मरकजी जो स्प्रिंग है, जो पानी का मंबा है, वो आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है। और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीरें दरअसल अच्छा बल के उस मरकज की है जहां से दर्जनों इलाकों को बाद में पीने के पानी को दिया जाता है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है
कि अब ये कदीम तरीन इलाका भी खुश्क साली की जद में आ सकता है। अच्छाबल के जो स्प्रिंग्स हैं, जो पानी के ज़खायर हमें मासूल होते थे कुदरत की तरफ से, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हुए। पहली बार हिस्टोरिकल मुगल गार्डन अच्छाबल जो है, जो अपने पानी और खूबसूरती की वजह से एक मुनफरिद नज़ारा दिखाता था, वहाँ की सूरत हाल आज आपको इस तरीके से दिखेगी कि बेशतर इलाका खुश्क साली की जद में आ चुका है। ज़राया ये बता रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली तेज़ी की तरफ हो रहा है। और जब आप इस मुगल गार्डन को देखेंगे तो नूरजहां जो बात 17वीं सदी में यहाँ पर मौजूद थी, 17th सेंचुरी में, तब यहाँ पर पानी के ज़खायर थे, पानी को देखा गया था, और उसके बाद उस पानी की रवानी और ख़ूबसूरती को देखने के बाद यहाँ पर यह बनाया गया। और आज जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि दर्जनों गाँव के लिए पीने का पानी का बंदोबस्त ख़त्म हुआ, क्योंकि इसी स्प्रिंग से, इसी मंबे से तकरीबन 15 वाटर सप्लाई स्कीमें भी चलती थी। अब याद रखिएगा, ये मुंबई खत्म हो रहा है। 15 वाटर सप्लाई स्कीमिंग का खत्म होने का मतलब कि दर्जनों इलाकों को जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब मुतअद्दिद इलाकों के अंदर कैसे पानी जा रहा है? टैंकर के जरिए से। पिछले 2 महीनों से लगातार हम आपको बता रहे थे सूरत हाल तब्दील हो रही है, सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है। हम इसको सही तरीके से देख नहीं पाए, हम इसको समझ नहीं पाए, और जो हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, सूरत हाल आज हमारे सामने है। पुलवामा की तस्वीर हमने सिर्फ 1 हफ्ते पहले आपको दिखाई थी। आज ये अच्छाबल का वो गार्डन है जो पानी से लबालब होता था, दर्जनों गांव को यहाँ से पीने का पानी मिलता था, और फिर इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी बहुत सारा पानी यूज होता था। लेकिन सूरत हाल ये है कि पानी ना के बराबर है। पीर मुजफ्फर हमारे नुमाइंदे इस वक्त साउथ कश्मीर से है। पीर मुजफ्फर, क्या हर साल ये देखने को मिलता था, क्योंकि आपका बचपन इस आसपास की वादी में गुजरा है, अच्छाबल के आसपास को आपने देखा? मैंने जो बुजुर्गों से सुना, कह रहे कि 70-80 साल के दहाई में इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिला। 70 ईयर्स का रिकॉर्ड हमने खंगाल रहे थे, तो शायद ही इतना लेवल ऑफ वाटर कम हुआ हो, खुश्क साली की सूरत हाल और चश्मे सूख रहे हो, ये पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले भी हमने देखा कि नाला अचानक से बीच में उमड़ पड़ा था, वो सूरत हाल भी साउथ कश्मीर के अंदर ही हमने देखी थी। आज सूरत हाल है क्या? क्या पानी आ पा रहा है या पानी बिल्कुल अब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके? बिल्कुल गवर्नर, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने अभी कहा है कि ये लगभग 40 या 50 साल के बाद ऐसा वाक़या हमें अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो अच्छाबल जो गार्डन है जहाँ पे ये चश्मा निकल रहा था, वहाँ का मैंने इससे पहले भी जिक्र की थी कि जो मौसमी तब्दीलियात है इस वक्त, मौसमी हाल उसके बरअक्स जो हमारे नदी नाले वो सुकड़ते जा रहे हैं, उनकी जो पानी की लेवल वो कम होती जा रही है। लेकिन ये बदकिस्मती का मामला, सिकंदरी का मामला है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हर एक की आंख इस वक्त नाम है कि जो भी वहां पे जाता है वहां पे उसको रोना आता है, क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते थे ऐसे हालात में जो ये स्प्रिंग है, करीबन लगभग 15 ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम्स है जो इस पर निर्भर है। इसके साथ साथ लगभग 80% जो इरिगेशन लैंड इसी पर डिपेंड करता है। और बाकी मैं अगर बता दूं कि पीने का पानी का ये एक अहम जरिया था, लेकिन जिस शक्ल में इस इख्तियार की शक्ल में इस वक्त ये अच्छाबल जो ये बाग है, खासकर जो ये चश्मा है, अल्लाह न करे अगर ऐसे हालात रहे तो मुझे लग रहा है कि हाहाकार मच जाएगी। अब जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने टैंकरों का बंदोबस्त किया है, लेकिन नेचुरल और आर्टिफिशियल में बहुत फर्क होती है। लेकिन गवर्नर में बता दूं, करीबन लगभग 80% जितने भी हमारे यहाँ पे लैंड है, खासकर जिस पे ये डिपेंड करता था, उनमें तजर्बा पाया जा रहा है। और लगभग 40 से 50 साल के करीब जो इस वक्त इसकी ये हैयत बन गई है। आपको मैं बता दूं, लगभग 17 डिकेट में, यानी कि जब यहाँ पे नूरजहां ने इसको तामीर किया, तब इसकी जो वहां पे वाटरफॉल्स थे वो देखने के लायक थे, और तभी तो वो चैनल्स बनाई गई थी उस पीर वाटरफॉल मुजफ्फर, के जरिए। ये जरा अपडेट करें हमें कि माहिरीन का क्या मानना है कि जो हम बता रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली हुई है उस वजह से है, या कुछ और भी वजूहत है, या
कोई बुजुर्ग आपके पास जिससे आपने कोई बात की हो, क्या उसके दौरे ज़माने में इस तरीके का हुआ कि चश्मा मुकम्मल तौर पर सूख गया हो, या डिस्चार्ज सिर्फ 3 या 2% तक ही रह गया और 80, 85, 95% डिस्चार्ज खत्म हुआ हो पानी का? क्या इस तरीके का इससे पहले कभी देखने को मिला? क्योंकि ये इलाका सिर्फ अछाबल नहीं है, आप एंटायर डाउन जब आप चलेंगे तो बहुत सारा इलाका इस पर मुज़मिर है। आगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी इसी पानी से होता था। तो क्या हम ये समझे कि ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी कभी हुआ था जिसके बाद दोबारा से रिवाइव हुआ खुद ही? बिल्कुल गौरव, दो बातें मैं आपको बता दूं। अगर हम इस स्प्रिंग के हवाले से बात करें, इसमें अपनी एक अहमियत भी है, हिफाजत है और एक लॉजिक भी है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। आज से लगभग 30 या 40 साल पहले ये वाक़ा पेश है जब पूरी तरह जो ये स्प्रिंग सूख गया था। लेकिन ये सुनने में आया कि एक बुजुर्ग फिर वहां पे गया और यूं ही वो अंदर गया, लगभग करीबन घंटा आधा घंटे से वहां पे। जब वो वापस आया तो वो आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे ये जो स्प्रिंग है उसके पीछे पीछे रहा था। लेकिन तब से लगभग 40 से 50 साल गुजर जाने के बावजूद ये वाक़ा फिर पेश आ रहा है। और ये लग रहा है, मैं बता दूं, जिस जगह से ये पानी फूटता है, जहां से निकलता है, वो काफी पाक और मुतबरक माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे जो ब्यूटी मुदाखलत हुई है, क्योंकि जो ये पाक और मुतबरक जगह था, हर एक ने कहा था कि इसकी देख रेख की जरूरत है और जो इसकी मुदाखलत हो रही चलिए, है, बहुत कहीं शुक्रिया अल्लाह पीर न मुजफ्फर। करे। फिलहाल देख रेख की जो जरूरत थी वो हम कर नहीं पाए, और पुलवामा के अंदर ये एंटायर साउथ के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है। त्राल पुलवामा की चंद हफ्ते पहले हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई, चश्मे सूख गए थे, हाहाकार मचा हुआ, और शायद वहां भी पानी है इसलिए ज्यादा नहीं बन रहा। लेकिन ये जो अछाबल का स्प्रिंग है, ये जो अछाबल का चश्मा है, इसका सूखना मतलब एक बड़ा अलार्म बज चुका है। दुआ के लिए, रहमत बारा के लिए हाथ जरूर उठाइएगा। छोटा सा ब्रेक होगा, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे। अभी तक तो बिजली की कटौती होती थी, अब पानी का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कहां पर होगा ये जनूबी कश्मीर में, आपको ये भी बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत की मनसूबाबंदी क्यों नाकिस है, क्यों सवाल उठ रहे हैं कि बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जो माजी में इमलाक हमारे पास है, जो एसेट्स है, क्या हम उन एसेट्स पर काम कर पाए? मोहरा प्रोजेक्ट पर छोटी सी बात रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत की आंख और नींद खुले। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। ब्रेक पे जाने से पहले एक इलाके की सूरत हाल बताई कि मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हो रहे हैं और होने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो सही साबित भी हो रहे हैं। यानी अच्छा, बल्कि हमने एक ऐसे चश्मे की बात की जो सबसे बड़ा पानी का जरिया था, लेकिन दीगर कई इलाकों में भी इसका असर आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हुआ है। अब तक बिजली का आपके सामने स्केड्यूल जारी होता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, बिलखुसूस जुनूबी अजला के अंदर पानी का शेड्यूल भी जारी किया जाने लगा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और मलक्का हिस्सों में इतलात के मुताबिक वाटर सप्लाई मुतासिर होगी और मुतलका महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 दिनों के लिए सप्लाई बंद रहेगी, इसका ऐलान भी किया है। कई एक हिस्सों के अंदर जहां पर आज से ही मुश्किलात आना शुरू हुई हैं, क्योंकि बेशतर हिस्सों में जहां पर सिर्फ वाटर सप्लाई पर ही लोग इन्हिसार करते हैं, तो मुरम्मती काम के सबब इस वक्त अगरचे मुतलका हुकाम इकदाम उठा रही है, लेकिन इसका असर बराह रास्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पड़ रहा है। हो सकता है कि बाद में रमजान मुबारक में मुश्किलात ना आए, उस हिसाब से भी इंतजामिया कबल अज़ वक्त इकदाम उठा रही हो। लेकिन 3 दिनों के दौरान ये जो शट डाउन देखा गया है या देखा जाएगा, जिसका आज पहला दिन है, सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज और कल भी मुकम्मल तौर पर बंद रहनी है। बहुत सारे एरियाज जो इतलात हैं कि अशजीपुरा है, मोमिनाबाद है, दबरूना है, हरनाग है, खादीपरी है, इसके अलावा दंतर, पुशवारा और मुलक्का इलाके जिनमें बुटिंगो और उराहनहाल भी शामिल हैं, जहां पर अगले 48 घंटों में पानी सप्लाई मुतासिर रहेगी। कल से ये शेड्यूल जारी है, 17, 18 और 19 तारीख को इन इलाकों के अंदर जो है वो पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरजेंसी रिपेयर वर्क है जी, काम करना है कई मकामात पर अनंतनाग टाउन के अंदर। और ये जो बामजू फिल्ट्रेशन प्लांट है ये बंद रहेगा मुसलसल 3 दिन के लिए। इसलिए इन इलाकों को, यानी बामजू से जहाँ जहाँ पानी जाता था, इन इलाकों का जहाँ हमने जिक्र किया, यहाँ पर लोगों से कहा गया कि वो मुनासिब
मकदार में पानी का अपने पास जखीरा भी रखे, क्योंकि 3 दिन तक शायद पानी नहीं रहेगा। सीधे फिदा हुसैन के पास। फिदा, फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत की खबर आ रही है। पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि एक मेंबर असेंबली साहब पैदल मार्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जनाब हमारी सूरत हाल क्या है नदी नालों की और क्यों हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। वो एक कैनाल को लेकर पद यात्रा पर है। दूसरी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले पीर मुजफ्फर बता रहे थे कि जनूबी कश्मीर का अच्छा बल का जो अहम तरीन चश्मा है वो सूख गया और डिस्चार्ज सिर्फ 3 से 4% तक रह गया है और 15 के आसपास वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हो रही है। उससे पहले हमने सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले खबर चलाई थी त्राल का इलाका जहां पर चश्मा सूख गया था। कुल मिलाकर मौसमियाती तब्दीली तो है, लेकिन ये जो रोस्टर हम देख रहे हैं अब जारी हो रहे हैं कि 3-3 4-4 दिन ब्रेक होगा और कहा जा रहा है कि पाइपलाइनें ठीक करनी है, जी हमने फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करना है। क्या वाकई तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट और पाइपलाइन में ही ठीक करनी है या सिस्टम को ऑन रोल लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर क्राइसिस होती है तो हम कैसे इसको मैनेज कर पाएं, वाटर टैंकर्स को कैसे ला पाएं, क्योंकि हमारे पास शायद उतना बड़ा फ्लीट भी एंटायर कश्मीर के अंदर नहीं है कि अगर पानी की किल्लत हो और हर जगह हम पीने के पानी को दे पाए। इशफाक, चंद दिन पहले से ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, गाड़ियों को जो है सड़क पर उतारा गया कि पानी का जखीरा जो है वो उसको आप पहले ही अपने घरों में रखें, क्योंकि 3 दिन जो वाटर सप्लाई है वो मुतासिर रहेगी। कल ही जब यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ जब उस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति बिज बेड़ा सरीर अहमद वानी, तो जब उनके साथ हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तो हमने कहा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि 2 ही दिन के अंदर जो पाइपलाइन है जहाँ पे खस्ता हो चुकी है या कहीं पे उस पाइप को जंग लगा हुआ है उसको वहां से रिपेयर करने की जरूरत है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम अपनी मैन एंड मशीनरी जो है उसको हम 24 घंटे जो है वहां पर रखेंगे उन जगहों पे जहाँ पे उन्होंने उन जगहों को चुना है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी वहां पे पानी की गाड़ी की जरूरत होगी, जो वाटर टैंक जिसको हम कहते हैं वाटर टैंकर की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल होगा। लेकिन जहां पे आपने सवाल किया इससे पहले कि अछाबल मुगल गार्डन के अंदर जो चश्मा है उसका सूखना और कई जगहों पे देखिए चिलक कलान तो हमसे चला गया है, चिलक कलान अब अगली बार आएगा। लेकिन चिलक कलान में जिस तरह से बर्फबारी होती थी, बर्फबारी रिकॉर्ड होती थी, उस तरह की बर्फबारी हुई नहीं, बर्फबारी हुई और चली गई। अब चिलक खुर्द है और चिलक खुर्द में आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और धूप कैसे खिली हुई है, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि क्या करना है। जिस तरह से हमने चश्मों को खराब किया है वो चश्मे आज रो रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके जो मुतासिर रहेंगे, जैसे आसिफ ने शुरुआत में कहा कि हरनाग, बुमजू, ऐसे आशाजीपुरा, दातर और ऐसे कुछ 2-4 इलाके हैं जो टाउन से जो शहर से मुंसलिक है, माफ कीजिएगा जो अल्ताक शहर से मुंसलिक है, वहां पे ये वाटर सप्लाई जो है वो मुतासिर रहेगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मानना है जल्दी कोशिश करेंगे वाटर सप्लाई को ठीक करने में। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि दरियाई जालिम का सूखना वो भी कहीं ना कहीं पे अलार्मिंग सिचुएशन है आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में कि किस तो तरह की सिचुएशन होगी, यही किस तरह सवाल की था मेरा सिचुएशन। कि क्या कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया गया कि जनाब अगर हम नेचुरल वाटर सोर्सेज से जो पानी टैप करके फिल्टर करके दूसरे तरीके से हम देते थे इलाकों के अंदर, चाहे कम ज़्यादा 2-3 घंटे आता था, अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से रही, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खुश्क होते रहे, पानी का बहाव कम हुआ, टेल एंड पर पानी आएगा नहीं, तो प्लान बी क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान बी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है कि इन केस अलार्मिंग पोजीशन पर हम आते हैं या आने वाले 1-2 महीने में और ज़्यादा गर्मियां बढ़ेंगी तो हमने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करना है? क्या कोई प्लान बनाया है? क्या कोई चॉट आउट किया गया इंटायर साउथ या नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के अंदर? देखिए जाहिर सी बात है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं पे जो निचली सतह के अफसरान है या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इस मामले को जरूर देखेंगे और जरूर वो कहीं ना कहीं पे कोई प्लान बनाएंगे कि आखिर अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि चले करो चले बच है, अगर थोड़ी सी बर्फबारी होती है 5-6 दिन बर्फबारी रहती है तो थोड़ी सी हल्की सी राहत मिलेगी लोगों में। और जो किसानी के साथ इश्फाक जो किसानी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनका भी मानना है कि बर्फबारी वक्त की जरूरत है, बारिश वक्त की जरूरत है। अब जब यही नहीं पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त में एक ऐसी सिचुएशन शायद हमें फेस करनी पड़ेगी चलिए जिसका बहुत हमें शुक्रिया हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन करने के लिए। मौसमियाती तब्दीली का असर फिलहाल 3 दिन तक पीने का पानी जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बंद रहेगा, तफसीलात फराहम कर रहे थे फिदा हुसैन।
बिजली की बात करते हैं, पावर की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें। जब पानी नहीं होगा तो पावर जनरेशन कम होगी, हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज चूंकि संडे है तो ज़रा हिस्ट्री को हम ज़रा पीछे ले और उस पावर प्रोजेक्ट की बात करें जो महाराजा के टेन्योर में बनाया गया था। और जब यह बनाया गया था तो एक ख्वाब देखा गया था कि इससे किस तरीके से बिजली बनेगी। नॉर्थ कश्मीर में प्रोजेक्ट लगाया गया और बिजली की फराहमी श्रीनगर तक आई। और फिर इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया, ये आज के दिन में एक बड़ा सवाल है। उड़ी पावर प्रोजेक्ट, जिसे आप मोहरा पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, आज जरा बात उसकी थोड़ी सी कर लेते हैं। कश्मीर का सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इसको माना जाता है, मोहरा को। और जब आप मोहरा पावर प्रोजेक्ट को देखते हैं तो आज के दिन में भी हुकूमत की नजरों से ये पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर ओझल है, कहीं पर भी कोई प्रायोरिटी इसकी नहीं है। अब याद रखिएगा इस पावर प्रोजेक्ट की कहानी थोड़ी सी। 123 साल पुराना पावर प्रोजेक्ट है, हेरिटेज है ये। मोहरा पावर उड़ी प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, नॉर्थ कश्मीर बारामूला जिले के अंदर है। प्रोजेक्ट को महाराजा रणबीर सिंह साहब के टेन्योर में बनाया गया। मशीनें जो थी पावर के लिए, जनरेशन के लिए, ये मंगवाई गई रावलपिंडी से, पाकिस्तान से। गाड़ियों में नहीं बल्कि बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर लगाकर 1947 से, पार्टीशन से पहले मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिर 1902 में मुकम्मल तौर पर बनाया गया। और कैनेडियन इंजीनियर एक थे, मेजर एलियन, उन्होंने इसका डिजाइन किया। और किस तरीके से यह बनेगा कि किस तरीके से वो लकड़ से पानी आर से पार किया जाएगा। 11 किलोमीटर वाली लंबी वुडन फ्ल्यूम बनाई गई, जिसे आप वाटर कंडक्टर कहते हैं, वो बनाया गया ताकि ये पानी जो है वो आगे चल पाए। प्रोजेक्ट सबसे पहले नुकसान इसको 1959 में हुआ जब सैलाब बड़ा जबरदस्त आया। लेकिन उस वक्त के इंजीनियरों ने जी तोड़ मेहनत की और इसको रेस्टोर किया। और न सिर्फ रेस्टोर किया 1959 में, बल्कि इसकी कैपेसिटी 4 मेगावाट से बढ़ाकर 9 मेगावाट तक की। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम आज की जब बात करें तो हम समझ पाए हम कहां पर हैं। 59 के इंजीनियर्स हमसे ज्यादा काबिल थे क्योंकि 4 से 9 मेगावाट बनाया और सैलाब के फौरन बाद बनाया। उसके बाद प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया गया जी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को 1962 में। और फिर एक बार फिर एक बहुत बड़ा सैलाब आया जम्मू कश्मीर के अंदर और रेस्टोरेशन का काम किया गया, थोड़ा सा हुआ और उसके फौरन बाद हुकूमत की नज़र इससे आहिस्ता आहिस्ता करके हटना शुरू हुई। हिस्टोरिकल पावर प्रोजेक्ट जो बिजली सप्लाई करता है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को, उड़ी के आसपास इलाकों को और शहर श्रीनगर तक भी ये लाइनें पहुंचाई गई थी। 2017 में, अब मैं ज़रा और थोड़ा पास आता हूँ, 2017 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SBTC जिसे आप कह रहे हैं, इन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई ताकि हम कंसल्टेंट एक हायर करें जो इसको देखे और एक DPR बनाए जी। और यह कहा गया कि फिर DPR बना जिस पर 133.50 करोड़ रुपए लगने की उम्मीद लगाई जा रही थी। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ कुछ मामला तय किए गए, लेकिन फिर यह पूरा मामला सर्द खाने में चला गया। माहिरीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि जनाब अगर आज पर भी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो यहां की ओर दे तो ये पावर प्रोजेक्ट काबिल कार हो सकता है, इससे फायदा हो सकता है। दूसरा कि यहां से रोजगार के नए जराया भी पैदा हो सकते हैं। तीसरा, NHPC पर सवाल लोकल लोग उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये पावर प्रोजेक्ट चला और सही तरीके से काम करना शुरू किया और जदीद खदुखाल पर इसको लाया गया तो शायद NHPC को यह खतरा लग रहा है कि शायद उनके मामलात बिगड़ सकते हैं। तो अपनी अपनी बात अपनी जगह, लेकिन आज के दिन में भी ये हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट हुकूमती नजरों से ओझल है। आज 2 मिनट में यह बात रखने का सिर्फ मकसद इतना था कि रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं। अगरचे हमारे नदी नालों की सूरत हाल आज के दिन में बड़ी अबसुर्द है, बड़ी ख़राब है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि रियासत के वजीर आला ज़रा इस बात को सुने और एक बार अपना वक्त थोड़ा सा निकाल कर मोहरा पावर प्रोजेक्ट पर जाएं, अफसरों के साथ जाएं और देखें क्या आज के दिन में अगर इसको रिवाइव किया जाता है तो क्या कोई फ़ायदा होगा या नहीं। इतना ही नहीं, माहिरीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, रिसीविंग स्टेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो भी एब्सोल्यूट हो गए हैं।
पुराने हो गए हैं, वहां पर नई मशीनें लगाने की अशद जरूरत है, नए इक्विपमेंट्स और गैजेट्स को इंस्टॉल करने की जरूरत है ताकि जो लॉसेस है वो भी कम हो सके, रेवेन्यू जनरेट ज्यादा से ज्यादा हो सके और हम हाईटेक हो जाए। हाईटेक होना पावर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद ये बात आज इसलिए ताकि रियासत के वजीर आला के कानों तक ये बात जाए और पॉलिसी मेकर्स ये समझे कि पॉलिसी बनाते वक्त हमने असासों को महफूज रखना, असासों की मुंतकिली अगली जनरेशन तक करना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ चूंकि एक और मंसूबा भी बड़ा करीब करीब है, ये तो सबसे पुराना मंसूबा है। जब इस मंसूबे की बात हो रही है तो इसी बेल्ट के अंदर यानी उड़ी के अंदर ही, जहां पर आप सब जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP जो दरियाई जेहलम पर बन रहा है, जिसका स्टेज 2 है उड़ी 1 प्रोजेक्ट का, उसके लिए आज ही बाज़ाब्ता तौर पर जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी थी या जो माहिरीन की कमेटी थी उसकी जानिब से भी सिफारिशात पेश कर दी गई और जो माहौलियाती क्लियरेंस था, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था, वो मिल गया है। और जब ये मिला है तो माहौलियाती प्लान पर सख्ती से अमल हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है और ये भी कहा गया कि प्रोजेक्ट जब बनेगा, मुतासरा आबादी है, स्कूल है, अस्पताल है, उनको सोलर पैनल दिए जाने की सिफारिश रिपोर्ट में की गई है। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन दूसरी तरफ वो मंसूबा जो असल में शायद उस गैप को दूर कर सकता था जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के हवाले से बरसों से है, उस जानिब कोई तवज्जो नहीं। उड़ी का जो 2nd स्टेज में जो पहला मंसूबा चल रहा है उस पर काम, जो माहौलियाती क्लियरेंस का मसला था, वो आज क्लियर हो गया है। माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन पुराने या 1905-1906 के आसपास जो मंसूबा बना था, हालत क्या है, ये ताज़ा तस्वीरें और कुछ दिन पहले की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि कम से कम ये भी आपको साथ साथ अंदाजा हो जाए जो हुकूमती सतह पर दावे किए जा रहे हैं उनमें सदाकत कितनी है। चलिए जनाब, अब चलते हैं जी आगे। जरा बात मौजूदा निजाम के अंदर एक और पॉलिसी की करते हैं और हर साल इस पॉलिसी पर सबकी नजर रहती है और आज के दिन ये पॉलिसी पर इसलिए सबकी नजर है क्योंकि माई खानों पर पाबंदी लगे, माई पर पाबंदी यानी शराब पर पाबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर लगे। एक के बाद एक सियासी जमातों की तरफ से बिलें टेबल करने की बात कही गई और सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही भी की गई, लेकिन हुकूमती इदारे क्या कुछ कर रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी की बात आपके सामने रखते हैं। एक्साइज पॉलिसी बाबत साल 2025-26 मंजर आम पर आ चुकी है, नोटिफाई हो गई है और इस जिमन में एक्साइज ड्यूटी को कई शिकों पर बढ़ा दिया गया है और कई चीजों पर यानी वेंडर्स वाले मामले पर अनचेंज भी रखा गया है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल सन 2025 से पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर नाफिजुल अमल होगी और नई एक्साइज पॉलिसी बापत साल 2025 फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से सामने रखी गई है, जिसमें लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने की बात कही गई है ताकि रेवेन्यू जनरेशन हो। लेकिन अब की बार नई दुकानें नहीं खुलेंगी विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेंड्स इन द यूनियन टेरिटरी के साथ ही इस मसवदे को सामने रखा गया है। इमरान नाइकू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा एक्साइज पॉलिसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है। 1 अप्रैल सन 2025 से नई पॉलिसी का इतलाक होगा, नई दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन ज़र मुबादला जो हुकूमत के खजाने में आता था शायद वो वापस भी नहीं आएगा। रिफंडेबल वाला मामला बहुत सारा हटा दिया गया। इमरान नाइकू, एक्साइज पॉलिसी साल 2025-26 हमारे सामने है, इतलाक 1 अप्रैल से होना है। इससे पहले हम देख रहे थे कि मैखानों पर पाबंदी लगे और मुकम्मल तौर पर यह खात्मा हो। पॉलिसी एक तरफ से, कानून एक तरफ से, लेकिन जरा बात सबसे पहले पॉलिसी की ही। मजीद क्या कुछ है, नए मैखाने नहीं खुलेंगे, ऑलमोस्ट इतना तो क्लियर है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह आपने भी कहा कि अप्रैल से ये बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी और इस पॉलिसी का दरअसल बुनियादी मकसद ये है कि शराब के ज़रिए से आमदनी बढ़ाना और जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू है यहाँ उसको बढ़ा देना और इसमें शराब की जो फीस है उसमें टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है और कुछ चीज़ें जो इसमें अहम नुकात है वो ज़रा मैं आपके जी इमरान, आपकी आवाज़ बंद हुई है। अच्छा इशफाक, जब हम ये पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं ये भी पूछा जा रहा है कि हम तो एक तरफ ये तवक्को कर रहे हैं कि
ये जो बिल लाने की बात और मुकम्मल तौर पर शराब की दुकानों को न खोला जाए, पाबंदी लगे, ये तवक्कुआत अवाम को हैं और पिछले दिनों से काफी हंगामा भी हमने इसमें देखा। इससे पहले मैं इमरान के पास जाऊं, जरा इस पर भी एक कमेंट, क्या ये कहीं डबल स्टैंडर्ड तो ये नहीं? डबल स्टैंडर्ड वाली बात ही नहीं। सरकार अपना काम करेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना मंसूबा तो रखना है, बिल टेबल होगा, उस पर बात होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर जाएगी, वहां से एसेंट आता है नहीं आता है, ये एक बड़ा मामला है। और मुकम्मल तौर पर क्या हम पाबंदी लगा पाएंगे, क्योंकि कल ही हमने देखा तनवीर सादिक साहब का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को जी ऑन बोर्ड लेना होगा। तो फिर उसके बाद हंगामा ये हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में साइट सीन देखने के लिए, कुदरत के खजानों को देखने के लिए लोग आते हैं या शराब नोशी करने के लिए आते हैं? एक बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है और शायद तनवीर के उस बयान को प्रॉपरली जो है लिया गया और कहा गया कि शायद हुकूमत के अंदर जो पॉलिसी बन रही है वो यही है कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंतजार करना होगा जब तक पॉलिसी जब तक टेबल नहीं होता है, बहस नहीं होती है। क्योंकि मैंने खुद असेंबली के अंदर राइट फ्रॉम 1996 टू 2019 देखा कि 5-6 बार इन चीज़ों को लाने की कोशिश की गई, हर बार ये नाकामी हुआ, कहीं ना कहीं हिच और पेच जो है वो सामने ज़रूर देखने को मिले। इमरान जरा अपडेट करें, मजीद क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, इस पर जो अहम नुकात बताए कि इसके मुताबिक शराब के जो रिटेल वेंडर्स की जो ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अब रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा कम से कम बोली की कीमत वेंडर की सलाहियत के मुताबिक मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा तमाम शराब ब्रांड्स के लिए लेबर फीस 50,000 से बढ़ाकर 75,000, ताहम जेके स्पेशल और जेके कंट्री लीकर के लेबल्स पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। मुख्तलिफ इकसाम की शराब और बियर पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। जेके स्पेशल विक्सी की जो ड्यूटी है वो 250 फी लीटर से बढ़ाकर 258 रुपए फी लीटर कर दी गई है। किस्म बी और सी लाइसेंस रिटेल वेंडर्स के लिए असेसमेंट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया है और इसके अलावा असेसमेंट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया और 64 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए फी 750 मिलीलीटर बोतल जो है मुकर्रर कर दी गई है। 32 रुपए से बढ़ाकर 34 रुपए फी 750 मिलीलीटर बोतल जेके स्पेशल विस्की जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। ये जो नया इतलाक है। लाइसेंस शुदा जगह की मुंतकली, इजाफे या तब्दीली के लिए प्रोसेसिंग फीस मुकर्रर की गई है। किस्म ए, बी और सी लाइसेंस के लिए 20,000, किस्म सी एफ बोतलिंग प्लांट्स के लिए 25,000, लाइसेंस की फीस 3 लाख से बढ़ाकर अब 4 लाख कर दी गई है और इसके अलावा किस्म एफ लाइसेंस की फीस जो है वो 9 लाख से बढ़ाकर 10 लाख मुकर्रर कर दी गई है। तहम जो सोशल तकरीबात है उनमें शराब पेश करने के लिए इजाजत की फीस को यकसा तौर पर 7,000 फी मौका मुकर्रर कर दिया गया है और पहले ये 5,000 या 10,000 थे। सो नॉटशल में ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि अब इसकी जो फीस है, इसकी जो टैक्स है वो मुकर्रर कर दी गई। अलबत्ता इसमें एक पॉइंट ये बताया गया है कि नए जो वेंडर्स है, नई जो शॉप्स है वो अब इस पॉलिसी के तहत ओपन नहीं होंगी, लेकिन जो यहाँ लोकल ब्रांड है जेके स्पेशल विस्की जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया है। अलबत्ता जो बाकी शराब की जो ब्रांड्स है उनमें इन्होंने जो परसेंटेज है या जो टैक्स है वो बढ़ा दिया है और उसका बुनियादी मकसद सरकार ये दावा करती है कि शराब में टैक्स बढ़ाकर यहाँ की जो इकॉनमी है वो जनरेट करना है, आमदनी में इजाफा करना है। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि ये इस वक्त ज़ेर बहस मामला है, जिस तरह से 3 MLA एक प्राइवेट बिल भी सामने लाई है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला का बयान भी, वो उससे भी लोग तजब्जुब का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला भी, और आपको याद होगा 2022 में भी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में 183 शराब की नई जो शॉप्स है वो ओपन होंगी और उसके लिए तकरीबन 87 जो दुकानें हैं वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे। नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, नई दुकानें या नई जो वेंडर्स है वो नहीं खोलेंगे, लेकिन एक्साइज पॉलिसी के हवाले से हुकूमत का ये जो मंसूबा है उसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर 1 अप्रैल से पॉलिसी के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025 के बाद आगे बढ़ते हैं। बात ज़रा सेहत के शोबे की भी कर लेते हैं, अद्वियात या मेडिसिन वाले मुद्दे पे भी जाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन है उसने फिर से हुकूमत को बावर कराया है कि अगर उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया तो आयुष्मान स्कीम से वो दस्तबरदार हो जाएंगे।
जिस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक का मुख्तलिफ एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स इस वक्त फराम कर रहे हैं, कलीदी किरदार है। उनके मुताबिक 19 तारीख को जो इजलास हुआ था उसके मुताबिक चीजें नहीं चल रही। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हुकूमत अगर मुतालबात पर गौर न करती है, नजरअंदाज अगर किया गया, तो फिर 14 मार्च के बाद इस स्कीम को उनके मुताबिक उनकी तरफ से बंद कर दिया जाएगा। ज़ेर इल्तिवा रकूमात वागुजार ना हुई तो तब भी 14 तारीख के बाद किसी भी तरीके से स्कीम के तहत काम नहीं होगा। वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली बात है वो फिर मुतासिर होगी, वो सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगी। बहुत सारे लोगों की प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर से छुट्टी भी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद अहम बातें बताई गई, जरा वो आपको सुनाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन की जानिब से। 4 साल बहुत मुश्किलात हालात में, आई थिंक दिस वाज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड ऑफ मेडिकल सेक्टर। मेडिसिन वाली एक इरफान को लाइव दे दो जल्दी, उसके बाद कॉल्स। बट स्टिल वी हैव रिमेन्ड थिक टू थिक थ्रू नेक। मेडिसिन लूप भी है, लेकिन अगर ऐसे हालात रहे हमारे लिए ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि 1300 रुपये में मुझे नहीं लगता है कोई डायलिसिस हम कर पाएंगे, कोई टॉन्सिल सर्जरी हम कर पाएंगे, कोई क्रिटिकल सर्जरी हम कर पाएंगे। तो इसमें ऑलरेडी जो है बिल्कुल पैकेज बहुत कम है। अगर 10% भी निकालेंगे, फिर पेमेंट वक्त पर नहीं मिली और फिर हमें ये 4 प्रोसीजर्स भी निकाले इसमें से, फिर ये प्राइवेट सेक्टर के लिए वायबल नहीं है। विल बी फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ। कल वाले में मैं कॉपी करूंगा। हमारी सबसे बड़ी ये इस वक्त जो डिमांड है, एक तो ये है कि हमारे जो वेजेस है इनके पास वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि हमें जो डिस्ट्रेस है हमको उससे हम निकलेंगे। जो हमारे ऑलरेडी डेट्स है वो उससे हम निकलेंगे। जो डिलेड पेमेंट्स में इनको 1% हमें देना है इंटरेस्ट कंपोनेंट, वो दिया जाए। जो रिसेंट स्कीम लागू हो गई पैन इंडिया, वो हमें दे आफ्टर 15 मार्च। और उसके अलावा जो ये 4 प्रोसीजर इनको नहीं निकाला जाए, और 10% जो हमें ये डिडक्ट कर रहे हैं, जो ये एक एट्रासिटी, एक फाइनेंशियल एट्रासिटी इस वक्त हम पर कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी को ला रहे हैं। तो वो जब ये भीड़ उठाएंगे कल को हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फिर वो हमें ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम सब जमा हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रीपेड ऑफर को रोका जाए कुछ दिनों के लिए। हमारे साथ सलाह मशवरा, बिकॉज वी हैव बीन एंगेज्ड फॉर लास्ट 4 years विद दिस स्कीम, एंड हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए। उसके बाद जो कंसेंसस डेवलप होगा उसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ तक कंसर्न लोगों को के एतमाद को बहाल करते हुए उनको एतमाद में लेकर कोई भी फैसला होना चाहिए, और इस सिलसिले में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके नुमाइंदों की जानिब से की गई। श्रीनगर के अंदर खदशात का इजहार भी किया गया और 14 मार्च के बाद स्कीम से वो अलग या दस्तबरदार हो जाएंगे अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात नहीं माने। ये तो एक बात मेडिकल के शोबे को लेकर बात हो रही है, तो खबर जरा उन लोगों की भी जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दुकानें खोलकर अद्वियात फरोख्त करने का सिलसिला इस वक्त जारी रखे हुए हैं। और आप ये भी मानकर चलिए कि खित्ते में इस वक्त दवा फरोशी गैर मुनज़्ज़म धंधे में तब्दील हो गई। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। महकमे को एक तो इस वक्त भी अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो दुकानें खुली हैं, जहां जहां इस वक्त काम हो रहा है, हमारी जानकारी के मुताबिक 60,000 के आसपास दुकानें हैं, और खासतौर से गांव देहात के अंदर भी जहां इंतजामिया की कोई तवज्जो इस वक्त नहीं है। 60,000 दुकानों में से सिर्फ 15,000 दुकानें रजिस्टर हैं। बाकी दुकानें किसने खोली, कैसे खोली, किसने इजाजत दी, किसके साथ रजिस्टर हैं, किसके कहने पर वो दवाइयां इस वक्त दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त भी इंतजामिया के सामने, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ये भी समझ में आती है कि 20,000 कुछ ऐसी इस बात की तरफ इस बात का इशारा मिला है कि 20,000 परचून और थोक अद्वियात फरोश करने वाली जो मंजूर शुदा दुकानें हैं, जबकि अद्विया फरोशों की जो असल तादाद है इससे कई गुना ज्यादा है। ये तादाद कम से कम 60,000 से ज्यादा है। और जो अदादोशुमार हमारे पास है वो बताते हैं कि सिर्फ 20,309 अद्वियात फरोश और जो होल सेलर्स मंजूर शुदा हैं, जिन्हें महकमा फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और जो इस वक्त काम कर रहे हैं फार्मेसी काउंसिल ने अद्वियात के कारोबार की इजाजत दे रखी है, लेकिन हजारों की तादाद में जो दुकानें या कारोबार इस वक्त चल रहा है वो किस तरीके से गैर मुनाजिम इस धंधे को चलाने में कामयाब हो गई, ये बड़ा सवाल इंतजामिया के सामने। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान फाजिल, 60,000 या इससे ज्यादा दुकानें एक अंदाजे के मुताबिक, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15,000 की। ये जो बाकी दुकानें खुली इसकी क्या वजूहत मालूम होती हैं, और क्या अथॉरिटीज के पास ये डेटा है, एनालाइज किया गया चीजों को
कि जो दवा फरोश मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर और तकरीबन हर कोने में आज मेडिकल शॉप खुल गई है, इनको किसने इजाजत दी? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जहां तक जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक साइड से हम देखते हैं 60,000 शॉप्स आर ओपन, जो कि तकरीबन 15,000 ही है जो उसमें रजिस्टर्ड है। ड्रग सेल्स को लेकर मैं कहूँगा ये अनरेगुलेटेड बिजनेस है, ह्यूज माफिया ना, क्योंकि डिपार्टमेंट की एंड से अगर मैं बात करूंगा जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि उनसे जब सवाल खड़े करते हैं तो उनका मानना है कि मैन पावर शॉर्टेज है। और दूसरे जानिब अगर देखें तो सिर्फ विलेजेस को लेकर कोई पूछताछ नहीं है। विलेजेस में यानी गांव देहातों में जिस तरीके से मेडिकल शॉप्स खुली है, वो कितने लाइसेंस है, उसमें कितना टर्नआउट है, किसी को पता नहीं है। ड्रग मार्केट के साथ साथ जो ड्रग शॉप्स है, ये मान लीजिए अब हर नुक्कड़ कॉर्नर में खुल चुका है। और खास तौर पर अगर सिटी को लेकर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने भी कहा कि 20,300 जो है वो अप्रूव्ड ड्रग डीलर्स है। होलसेल को लेकर मैं अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में इसके साथ साथ जो परमिशंस है या इसके साथ साथ जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है या फार्मेसी है, अब इसके भी जो लाइसेंस है या बिजनेस के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होती है। होलसेल यानी लाइसेंस होल्डिंग के मामला हो या फिर होलसेल डीलर्स को लेकर जो इंस्पेक्शन होता है, क्या वो प्रॉपरली होता है या पीरियोडिकली होता है। अगर आप पीरियोडिकली होता है तो डिपार्टमेंट का मानना है कि इसमें फाइन भी किए जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर डेफिशिएंसी लगती है, खामी लगती है, तो उनकी लाइसेंस भी कैंसिल हो जाती है। मगर खास तौर पर अगर देखें कंप्लेंट्स कितनी हो रही है या शॉप्स को लेकर कितनी ऐसी शॉप्स है जो आपके डेटा में है, जो आपका डेटा जनरेट कर रही है। अब ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उनका मानना है स्टैटिस्टिकली अगर मैं ऑर्डर को लेकर बात करूं तो कई सारी चीजें जो है वो अनअप्रूव्ड शॉप्स है। अब अगर वो अनअप्रूव्ड है तो उसमें लोग जो काम कर रहे हैं वो कौन है, क्या अभी आपने एक नजर डाली है? कि मैं आपको बताऊं कि लाइसेंस के साथ साथ वो लोग जो शॉप्स चला रहे हैं वो या तो जहां हार्डली ट्रेनिंग के हवाले से उनके पास हल्की फुल्की ट्रेनिंग होगी, या लैब असिस्टेंट्स होंगे, लैब टेक्नीशियन होंगे, या मेडिकल असिस्टेंट्स होंगे जो तकरीबन 1 साल का डिप्लोमा करके दुकानों पर बैठते हैं। अब अगर यही बात मैं लोटिका खुजिया जी को लेकर करता हूं, जो कि ड्रग एंड ड्रग कंट्रोलर है, जो लाइसेंस को लेकर मेडिसिन को लेकर देखती है, उनका भी मानना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट करता है फार्मेसी काउंसिल, और फार्मेसी काउंसिल के साथ जो डिग्री है वो मैंडेटरी है। तो कितना आपने आज तक क्या है, कितना आपने उस पर कार्रवाई की है? जबकि फ्लड्स के दौरान मुझे आज भी याद है जब यहाँ सैलाब आया, इतने सारी शॉप्स जो थी, ठीक है आज तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब जिसने मर्जी दवा की दुकान खोली, उसके बाद अगर रिकॉर्ड खंगेलने की कोशिश की जाती है, कहते हैं रिकॉर्ड ही मिला जी, रिकॉर्ड ऑलरेडी वहां पर दर्ज था। तो ऑनलाइन सिस्टम के साथ आप कितनी कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कुछ देख रहे हैं? मैं तो कहूंगा बस अनुभव में काना राजा है। इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये सूरत हाल शहर की नहीं है, गांव की भी है और कश्मीर की नहीं है, जम्मू की भी है। एक इस डाटा है जो कंपाइल किया गया है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखें तो उस डाटा से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऊपर आ चुकी है, लेकिन शायद इंतज़ामिया को कोजी रूम से बाहर आने की ज़रूरत है। फटाफट से कुछ कॉलर्स को ज्वाइन करवाते हैं जी। संडे है तो बजटिंग का सिलसिला भी चल रहा है, वज़ीर आला साहब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों से मिल रहे हैं, ज़रा आपकी आवाज़ भी उन तक पहुंचाई जाए। आप भी अपनी बात ज़रूर रखिएगा। चारों नंबर्स हमने आपके लिए खोल दिए हैं। कॉलर अब जब कॉल करेंगे तो अब आपने टीवी की आवाज़ को फटाफट से बंद करना। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ बात की तो टीवी की आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद करना। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब और आसिफ भाई, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी 2 अहम बातें आज। एक स्कूल के हवाले से, कंवर साहब आपने देखा कल शाम को कैसे वो 22 बच्चे शब खून रोए थे उनके माँ और उनके बाप, क्या कसूर था उनका? मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारी मैडम है एजुकेशन मिनिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कंवर साहब भी उससे पूछे, क्या आप बताइए कि उस स्कूल का, इन बच्चों का क्या कसूर है? 2 साल कहाँ थे? अगर 8वीं तक उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन था, मुझे बताइए 2 साल तो वो बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे ना, कहाँ थे वो? एक चीज है ना, अब आप जावेद साहब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जावेद साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक डिसएग्री मेरा है। डिसएग्री इसलिए कि हमें पता होता है कि ये मिडिल तक स्कूल है, फिर भी हम वहाँ 9वीं में एडमिशन लेंगे तो गलती सबसे पहले वालिदैन की और मेरी है। फिर 10वीं तक वो वहाँ रहे, ये भी बात सही है कि 2 साल वो कैसे चले, बोर्ड और आगे वो जो सारा सिस्टम था स्कूल, ये एक नेक्सस है। अब मैं जरा इसको और फिर बड़े कैनवास पे खोल दूं। सवाल आया है तो मुझे लगता है जवाब भी जरा सुना दें। बीच में ही हम खबर प्ले कर रहे हैं, सिर्फ आपने चूंकि सवाल उठाया है। जिस स्कूल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल पर जो फ्रॉड करने का इल्जाम लगा है उसमें कार्रवाई को भी रात ही एक वीडियो बयान जारी किया गया। सकीना इतू की बाइट आपको सुनाएंगे। बच्चों का साल जाया नहीं होने देंगे, बिल्कुल। बच्चे और तो ये भी कहा कि सवाल ये है कि
यार ये जो नेक्सस बनाया, आप 8वीं तक का आपका रजिस्ट्रेशन है, 10वीं आप पढ़ा रहे हैं, 10वीं तक क्या आप 12वीं पढ़ा रहे हैं, सवाल तो यही यहाँ पर खड़ा अच्छा, होता है। ये कहा गया कि जो 22 बच्चे हैं इनका करियर या इनका साल वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो करंट एग्जाम्स हैं यानी जो कल से 10th के एग्जाम शुरू हुए हैं उन एग्जाम्स में बैठने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन एग्जाम के लिए पूरा इनको वक्त दिया जाएगा और तालीमी सेशन में ही दिया जाएगा। सकीना इतू को जरा सुनिएगा। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि 22 बच्चे जो हमारे अपने बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले 1 महीने हमने मीटिंग की थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट के ZDOs, दोनों डायरेक्टर्स, CEOs को बुलाया था ताकि उनको पूछा था कि चेयरमैन भी बोर्ड के थे, कोई बच्चा अगर रह गया हो, अगर इसका फॉर्म नहीं आया होगा, इमीडिएट वो फॉर्म जो है जमा करवा दीजिए ताकि वो बच्चे सारे एग्ज़ाम दे सके। 8 बार हमने लिंक खोली है, जो भी रह गए थे उनको हमने एडमिट करवाया, उनके फॉर्म जमा करवाए थ्रू उनके HODs के। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रही हूँ कोई इशू आ रहा, 22 बच्चों का कोई ग्लोबल इस्लामिक स्कूल जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 8 क्लास तक थी। इन स्कूल ने इन बच्चों के कैरियर को दाव पे लगाया था, लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं। मैंने पहले ही सेक्रेटरी और चेयरमैन से इसमें मीटिंग की हुई है। मैं इन बच्चों को यकीन दिलाती हूँ कि उनका साल हम किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होने देंगे। उनका जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर लिया जाएगा, उसके लिए हम वाया मीडिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो स्कूल की जिम्मेवारी थी, जो उन्होंने गलती की है, उस गलती के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उस स्कूल के खिलाफ। चलिए, कार्रवाई होगी, ये उस सवाल का जवाब था जो भाई अभी पूछ रहे थे। लेकिन जरा होश कीजिएगा, जब हमारे भी बच्चे जाते हैं तो पता करेंगे ये रजिस्ट्रेशन कहाँ तक है, 10वीं तक है, 12वीं तक है, तो उसी हिसाब से हम भी फैसला करें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? हाँ, शालीमार से बोल रहा हूँ। वो टूलिप गार्ड का मसला फिर आने वाला, वो सीजन है उसका टूलिप गार्डन का। लेकिन गुजारिश इस बारे में है, बहुत दफा इसके लिए बहुत दफा काम बढ़ाया गया, सड़क बढ़ाई गई, पता नहीं वही सड़क अब उसको गाड़ी का सिस्टम बनाया, वो अब गाड़ी लगाई जाती है, लेकिन पता नहीं उस सड़क का क्या हो गया। बहुत दफा इसमें काम लगाया गया लेकिन कभी काम नहीं चला। हमसे मेहरबानी गुजारिश इन हजरात के आगे बात चलाई जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवर्नर मोहम्मद भारत का सरबरा दरगाह पे जी जनाब, जी 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 जनाब शुक्रिया तुम एक लड़की समाज टीवी गाड़ी मसलो तुलमुत सह दान बान गामन मसल गाड़ी चले 3 दफे गाड़ी चलान तुहद गुलसान न्यूज़ शुक्रिया कि अस इलाकस फायदे गुजारिश दुहस 2 फेर सुबह 9 बजे ब्या शाम 5 बजे तो तुंद वसादत से अगर 3 फेर बे लगान तम सह लूकन बे आराम। बिल्कुल गुजारिश दोम गुजारिश ये कि रात तो बोजान न्यूज पे कि वेदार वन तम अस केबल त्रा तार त्रा मगर तार तुझे तो कहें युथु मसल बटपुरा सतपुरा सत गई बराबर अखबरी केबलिंग चलान, केबलिंग गई मेटर लगित कनेक्शन दिख मगर हम तार वचक कहें। नतीज यह गसान कि हुकिंग गसान बे कर मुतल हकमन गुजारिश कि तार बस्तो थो ताकि हुकिंग गवान। सठा शुक्रिया इस कॉल करने में। बड़ा दिलचस्प बात, और मुझे उम्मीद है कि KPTCL के जो जिम्मेदार हैं वो सुन रहे होंगे कि दिल खोल के लोग कहेंगे ये पुरानी तारें बंद कीजिए ना, हुकिंग वाला सिस्टम ही बंद कर दीजिए ताकि हम फीस भी दें और सिस्टम भी ऑन रोल हो। और जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, मेरे ख्याल से कोई 80-90 गाड़ियाँ और आ रही हैं, तो उसमें शायद और गाड़ियाँ चलनी है शहर श्रीनगर के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं द्वारका सिंह कटोच डोडा से बोल रहा हूँ। सर, पहले भी आपसे बात हुई थी। हमारा एक रोड 4 किलोमीटर का बना था नाशला टू कहनाल, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में है सर जी। तो इसका ब्लैक टॉपिंग की फाइल 2 साल से वहीं कमिश्नर के ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन ब्लैक टॉपिंग का कुछ हुआ नहीं सर, वो सिर्फ कच्चा ही रह गया है सर। चलिए, उम्मीद करें कि आपकी बार आपकी ब्लैक टॉपिंग रोड पर हो जाए और आपकी ये शिकायत दूर हो जाए, क्योंकि प्लानिंग हो रही है। तो प्लानिंग में अगर पैसा कहीं आता है तो ज़रूर आपका काम भी होगा। मुझे उम्मीद है कि हुकूमती इदारे ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनने का। लास्ट कॉल ले लेते हैं प्रोग्राम के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, मेरा नाम बशीर अहमद, मैं छठी सिंह कोरा अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी बशीर साहब।
जनाब हमारी ये अर्ज है कि मटन से लेके कहरीबल तक हमारा रोड आता है, उसमें मतलब 5-8 मोड़ हैं। उन मोड़ों के बीच में रात को ये जो गंद होती है गाड़ी में टाउन एरिया कमेटी का, और वहां पर इन्होंने बनाया हुआ एक मतलब वहाँ गंद बहुत पड़ा रहता है। कोई टाउन एरिया कमेटी आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और रात को उधर से चलना मुश्किल होता है, बहुत बदबू होती है। लिहाजा मेहरबानी करके थोड़ा इस पर नजरसानी की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जिम्मेदार जो है वो ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनेंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी उन तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल फटाफट से रात जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे बीत चुकी है और सुबह किस तरीके से है, ज़रा आपको दर्जा हरारत से आगाह करते हैं। रात का दर्जा हरारत शहर श्रीनगर का 0.4 डिग्री, काजीगुंड -0.2, कुपवारा 0.3, पहलगाम -2.5 और गांधरबल 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा और गांधरबल में आज बारिशों का इम्कान है। बांडीपोरा में भी आज बारिशों का इम्कान है, -0.4 रात का दर्जा हरारत। बारामूला 0.2, कुपवारा -2.2 और बडगाम के अंदर -1.4 और शुपियां के अंदर -1.8 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जम्मू आएंगे तो जम्मू शहर के अंदर आज आपको धूप दिखेगी, 9.7 डिग्री रात का दर्जा हरारत। सांबा 4.9, कटरा 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रात का कम से कम दर्जा हरारत। रामबन के अंदर 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और किश्तवाड़ के अंदर 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज धूप का कभी इम्कान है। उधमपुर आएंगे तो आज धूप रहेगी पूरे दिन और रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। पुंछ 3.3 और लद्दाख चलते हैं जहां पर रात का दर्जा हरारत करगिल के अंदर -6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर -7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास सबसे सर्द तरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत -9.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो नाज़रीन, ये तो था आज का प्रोग्राम सलाम जेके। इतवार का दिन है, आप एंजॉय करें, हमें दें इजाज़त। लेकिन खबर, तजिया और तबसरा गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। ज़रूर अपनी अपडेट से हमें बाखबर करें। अल्लाह हामी व नासिर।